let us start formal fallacy. It's a very important and a very technical topic of logical reasoning. So let us understand what is fallacy. Fallacy, it means argument का defect. इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट में या किसी भी प्रीमाइसेस में जब कोई गलती निकाली जाती है तो उसे हम फैलेसी कहते हैं. इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट सुनने में सही लगे बट लॉजिक में गलत हो तो उस आर्ग्यूमेंट में हम कहते हैं कि फैलेसी है. अब ये फैलेसी इंटेंशनल हो सकती है. जब ये फैलेसी इंटेंशनल हो तो उसे हम सोफिज्म कहते हैं, मतलब जानबूझकर रीडर को डिसीव करना. एंड अनइंटेंशनल भी हो सकती है, विच मीन्स गलती से रीजनिंग में एरर आ जाना. अगर हम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैलेसी इज इक्वल टू मिसलीडिंग रीजनिंग, नॉट नेसेसरीली फॉल्स स्टेटमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फैलेसी का मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट जो है हमेशा फॉल्स ही रहेगी. समटाइम्स रीज़न मिसलीडिंग होते हैं लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती है, बट समटाइम्स रीज़न भी मिसलीडिंग होते हैं और स्टेटमेंट भी फॉल्स होती है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैलेसीज. Basically, there are three types: material, verbal, formal. In material fallacy, जब आर्ग्यूमेंट गलती कंटेंट या मैटर में होती है, किसी भी आर्ग्यूमेंट में जब मिस्टेक कंटेंट या फिर मैटर में होती है, उसे हम मटेरियल फैलेसी कहते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल फैलेसी में फैक्ट्स ही गलत होते हैं. वर्बल फैलेसी में गलती लैंग्वेज और वर्ड्स के मिसयूज से होती है. फॉर्मल फैलेसी में गलती हमेशा स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट में होती है. उसे हम फॉर्मल फैलेसी कहते हैं. फॉर्मल फैलेसी से याद रखना स्ट्रक्चर में मिस्टेक, मटेरियल फैलेसी में कंटेंट में मिस्टेक. तो फॉर्मल फैलेसी में हम क्या होता है कि लॉजिक का जो पैटर्न होता है ना वो गलत होता है, वेरएज मटेरियल फैलेसी में फैक्ट्स ही गलत होते हैं. तो अगर हम इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में जानें तो फॉर्मल प्लस वर्बल फैलेसी इज इक्वल टू लॉजिकल फैलेसीज. ओके, एंड मटेरियल इज इनफॉर्मल सब्सटैंटिव फैलेसी. यहाँ पे आपके फैक्ट्स ही गलत होते हैं, एज वी हैव रेड अर्लियर. यस, एंड गलती हमारे कंटेंट या फिर मैटर में होती है, इसलिए हम इनफॉर्मल फैलेसी मटेरियल फैलेसी को कहते हैं और वर्बल और फॉर्मल फैलेसी को लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल फैलेसी. एज वी रेड, फॉर्मल फैलेसी स्ट्रक्चर में गलती, ये हम यूजुअली सिलॉइज्म में पाते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया. दैट इज़ वाई फॉर्मल फैलेसी इज ऑल्सो कॉल्ड सिलॉइस्टिक फैलेसीज. इनफॉर्मल फैलेसी में गलती कंटेंट, लैंग्वेज, एजम्पशन गलत होने की वजह से होती है, स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है. Now let us understand the difference between the valid versus sound argument. वैलिड आर्ग्यूमेंट की क्या कंडीशन है कि अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है, अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके वो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगी. ठीक है, और इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर करेक्ट होता है. फाइन, इसमें देयर माइट बी चांसेस कि जो हमारा प्रीमाइसेस या कंक्लूजन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट होता है. लेकिन साउंड आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर भी करेक्ट होनी चाहिए, ऑल ओवर प्रीमिसेस भी ट्रू होनी चाहिए और कंक्लूजन भी ट्रू होने चाहिए. वैलिड आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर करेक्ट होता है और इसमें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन कंडीशनल हो सकते हैं, लेकिन साउंड आर्ग्यूमेंट में तीनों चीज़ करेक्ट होनी चाहिए. अगर एक बहुत ही गोल्डन लाइन के बारे में बात करें तो फॉर्मल लॉजिक जो होती है वो वैलिडिटी को चेक करती है, ना कि ट्रुथ को.
Formal logic checks validity, not absolute truth. Now let us understand what is formal fallacy. Formal fallacy is equal to deductive argument invalid because logical structure flawed. हमने देखा कि फॉर्मल फैलेसी जब हमारे स्ट्रक्चर में मिस्टेक आती है तब होती है, एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाती है क्योंकि वो स्ट्रक्चर वहाँ पे गलती होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तो वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। फॉर्मल फैलेसी में प्रीमाइसेस ट्रू हो सकते हैं बट कंक्लूजन फिर भी फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम वैलिड या इनवैलिड कहते हैं, हम साउंड नहीं कह सकते हैं क्योंकि साउंड आर्ग्यूमेंट में हमने क्या देखा कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा, प्रीमाइसेस भी ट्रू होगा और आपका ऑल ओवर स्ट्रक्चर भी ट्रू होगा। लेकिन फॉर्मल फैलेसी में हमने क्या है देखा कि कंक्लूजन फिर भी फॉल्स हो सकता है। ओके, सो that is why we can say कि validity is not equal to truth. There is a difference between validity and truth. Formal fallacy में हम validity चेक करते हैं, sound argument में हम truth देखते हैं। तो logic अगर गलत है तो वहाँ पे फिर outcome fallacy होगा। Now let us understand what is non sequitur. Non sequitur is a Latin term and it means it does not follow. जब कंक्लूजन प्रीमाइसेस से फॉलो ही ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीमाइसेस 1 है, कुछ स्टेटमेंट है, प्रीमाइस 2 है, ये कुछ स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है। अगर हमारा कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर आता है। एंड हर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जो होती है वो नॉन सिक्विटर होती है और कुछ नॉन स्क्विटर्स नेम्ड होती है, कुछ अननेम्ड होती है और हम नॉन स्क्विटर को अननेम्ड फॉर्मल फैलेसी भी कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड few important lines or very important, like first we have standard Aristotelian formal fallacies. Okay, we will get into this, but let us first understand deductive fallacies with examples. We'll get into all this, but let us understand this with a chart. Okay, which I have added it in the last. Yes, we will understand this first and then we will go into the Aristotelian mode. We have here 4 types of argument: affirming the antecedent, affirming the consequent, denying the antecedent, denying the consequent. First of all, what do we mean by antecedent? Means जो पहले आता हो. Okay, so in deductive fallacies we have affirming the antecedent, affirming the consequent, denying the antecedent and denying the consequent. फिर यहाँ पे जो वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड जो लिखा रहा है ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिडिटी चेक कर रहा है। तो अब लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज। affirming मीन्स मतलब कंफर्म करना, एंटीसीडेंट का मतलब पहले, जो पहले आता है, जैसे कि यहाँ पे ए जो है आपका एंटीसीडेंट है। कॉन्सिक्वेंट मतलब जो बाद में आता है, जैसे कि बी यहाँ कॉन्सिक्वेंट है। डिनाई मतलब कि डिनाई करना एंटीसीडेंट को, मतलब ए को डिनाई करना। यहाँ पे हम ए को कंफर्म कर रहे थे, यहाँ भी हम ए को, यहाँ पे हम बी को कंफर्म कर रहे थे, कॉन्सिक्वेंट को कंफर्म कर रहे थे। डिनाइंग द एंटीसीडेंट मतलब कि ए को हम यहाँ डिनाई कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं एंटीसीडेंट को। डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट मतलब यहाँ हम बी को डिनाई कर रहे हैं। फाइन, ओके। Now let's understand. First of all, let us see in the case of affirming the antecedent. If A is true, then B is true. Okay, ये हमारा cause है A,
इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू, ये हमारा इफ़ेक्ट है, ठीक है। ए इज़ ट्रू देयरफॉर बी इज़ ट्रू। अब यहाँ ए इज़ ट्रू का मतलब है कि हमने एंटीसीडेंट को एफर्म किया, तो इसीलिए फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि बी भी ट्रू है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड एफर्मिंग द एंटीसीडेंट। तो जब एंटीसीडेंट हम एफर्म करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। कैसे? इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू। अब इफ़ ए इज़ ट्रू कॉज है, देन बी इज़ ट्रू इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट जो हमारा ए है हम उसे ट्रू मान रहे हैं और फिर हम कंक्लूजन में कह रहे हैं कि बी भी इसलिए ट्रू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ अ यॉर्की देन इट इज़ अ डॉग। यहाँ पे यॉर्की हमारा ए है और डॉग हमारा बी है। अब यहाँ बता रहा है कि इट इज़ अ यॉर्की, यॉर्की को कंफर्म किया जा रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ डॉग। तो यहाँ पे कंक्लूजन भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। अब हम अपोजिट केस देखते हैं, लाइक एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट बी के केस में। यहाँ कॉज है ए इज़ ट्रू एंड इफ़ेक्ट है बी इज़ ट्रू, ओके। एंड देन हम कॉन्सिक्वेंट को क्या कह रहे हैं, बी जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है उसे हम ट्रू कह रहे हैं कि बी इज़ ट्रू, देयरफॉर अगर इफ़ेक्ट ट्रू है तो जो कॉज है वो भी ट्रू है। तो ये इनवैलिड हो सकता है। क्यों ये इनवैलिड है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्ट अगर ट्रू हो तो हमारा कॉज भी ट्रू हो। यहाँ हमने देखा इस केस में कि अगर हमारा कॉज ट्रू है तो हमारा इफ़ेक्ट भी ट्रू है और इसलिए ये वैलिड था। लेकिन अगर इफ़ेक्ट ट्रू है, इट डजेंट मीन कि कॉज भी ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ अ यॉर्की देन इट इज़ अ डॉग। कॉज इफ़ेक्ट, इट इज़ अ डॉग। इफ़ेक्ट क्या है, इट इज़ अ डॉग, देयरफॉर इट मस्ट बी यॉर्की। अब ये कहाँ से वैलिड हुआ कि हमने इफ़ेक्ट के बेसिस पे हमने ये कर लिया कि कंक्लूजन निकाल लिया कि कॉज सही है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि डॉग यॉर्की नहीं कोई और भी हो सकता है। अब हम देखते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट एंड व्हाई इट इज़ इनवैलिड। इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू। अगर कॉज सही है, इफ़ेक्ट भी सही है, लेकिन ए इज़ नॉट ट्रू, यहाँ पे हम एंटीसीडेंट को डिनाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कॉज को डिनाई कर रहे हैं, देयरफॉर बी इज़ नॉट ट्रू। तो इसीलिए कंक्लूजन में जो हमारा बी है वो भी ट्रू नहीं है। Now this is invalid. Why? For example, if it is a Yorkie, then it is a dog. Cause effect. It is not a Yorkie. We are denying the cause. Okay. Therefore, it is not a dog. So it is not true. It is not true कि अगर हम cause को सही नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि conclusion भी इसका गलत होगा. Fine. Now denying the consequent and why it is valid. If A is true, if cause is true, then effect is true. ठीक है. Now look at the condition B is not true. B जो कि हमारा consequent है वो true नहीं है, effect हमारा true नहीं है, इसलिए conclusion हमारा A सही नहीं है, इसलिए कंक्लूजन जो हमारा ए है वो सही नहीं है। तो ये वैलिड है। कैसे? इफ़ इट इज़ अ यॉर्की देन इट इज़ अ डॉग। कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब हमने इफ़ेक्ट में देखा कि ये डॉग नहीं है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी एंड इट कैन बी ट्रू कि देयरफॉर इट इज़ नॉट अ यॉर्की। इफ़ इट इज़ अ नॉट डॉग देन देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ यॉर्की।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारा इफ़ेक्ट है वो ट्रू नहीं है, इफ़ेक्ट वॉज फॉल्स, देयरफॉर the conclusion is also not true. So this is a valid statement in case of denying the consequent. In case of denying the antecedent, like if cause is not true, then conclusion is also not true. This is an invalid statement. In this case, we saw affirming the consequent that if our effect is true, then our conclusion is also true. If effect is true, then our conclusion is also true. This is an invalid statement. And affirming the consequent antecedent, we saw it's a valid because the cause was true. Okay, therefore conclusion was also true. So with this you can remember the deductive fallacies. It's a bit confusing, but if you will practice for one or more time with your own examples, memorizing this chart, then you will make it. Now I want to explain you some symbols because many a time the questions are set in a way that the statements are in symbol and we get confused. If you get this symbol, the arrow one, it means if P then Q, मतलब P हमारा कॉज है और Q हमारा इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम ये सिंबल देखते हैं P के पहले तो इसका मतलब नॉट P, मतलब P डिडंट हैपन. If we see this sign before Q, that means not Q, which means Q didn't happen. This sign we all know, therefore, so or hence. और इधर का केस है तो one or both. So these might be the conditions. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, P is cause and Q is effect. If P is this, then the effect will be Q, not Q. Means हमने Q को यहाँ पे हम डिनाई कर रहे हैं, which is effect को हम डिनाई कर रहे हैं, therefore not P. तो हम conclusion में कह रहे हैं कि जो हमारा P है वो भी false है, which means cause भी false है. अब एग्जाम्पल में देखो, if it rains the road becomes wet, the road is not wet. हमने क्या किया, इफ़ेक्ट को डिनाई किया. देयरफॉर कंक्लूजन में हमने कहा कि जो हमारा कॉज था वही गलत था. देयरफॉर इट डिड नॉट रेन, इसलिए हमने कंक्लूजन में को फॉल्स माना और ये करेक्ट है और वैलिड है. दिस स्टेटमेंट इज़ वैलिड. वाई? For example, if it rains, the road becomes wet. But what we are noticing, what is the statement? The road is not wet. We are saying that it is denying the effect. तो हम conclusion में ये कह सकते हैं कि it did not rain. So it is a valid statement. We have done this affirming a disjunct and the other cases. For example, we have done denying the antecedent. Yes, we have done this one, denying the antecedent. We haven't done affirming a disjunct, either or case. Let us see. Either Ram or Shyam came. This is effect and this is cause. Ram came, we say that effect is true. So in conclusion, we say that, sorry I messed it up, extremely sorry. Either Ram or Shyam came. This is a statement. Okay, this is affirming a disjunct. Now Ram came, we are affirming the antecedent that Ram came, it is true. Therefore Shyam didn't come. It is wrong because both can come.
So, in case of affirming the disjunct, the argument is invalid. There is one very super easy memory rule. Remember, if cause happened, effect must happen. If effect didn't happen, cause didn't happen.